विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन। सबसे पहले विश्व बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की परिकल्पना 1944 की ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत की गई थी। यही कारण है कि इन दोनों संगठनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहते हैं। ब्रेटन वुड्स एक स्थान है जो कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों के इस सम्मेलन में विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया। ये दोनों ही बहुराष्ट्रीय संगठन हैं जिनमें कुछ प्रमुख समानताएं हैं, परंतु इनकी जिम्मेदारियां एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। एक देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है वह स्वतः विश्व बैंक का सदस्य भी बन जाता है। वर्तमान में इसके कुल 190 सदस्य हैं। एंडोरा वर्ष 2020 में इसका नवीनतम सदस्य बना है। यह फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित एक छोटा सा देश है। पारंपरिक तौर पर विश्व बैंक का नेतृत्व एक अमेरिकी नागरिक करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नेतृत्व एक यूरोपीय नागरिक करता है। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। वे अप्रैल 2019 में 13वें प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका वास्तविक नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD था। विश्व बैंक इसका प्रचलित नाम हुआ करता था। IBRD की स्थापना मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध में बर्बाद हुए देशों को पुनर्गठित करने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। जब IBRD ने इन जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया तब औपचारिक रूप से इसका नाम विश्व बैंक कर दिया गया। IBRD को विश्व बैंक के एक अंग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई एवं इसे भी विश्व बैंक का एक अन्य अंग बनाया गया। अतः वर्तमान में विश्व बैंक का अर्थ है IBRD प्लस IDA। तत्पश्चात 3 अन्य निकायों को भी विश्व बैंक के अंतर्गत लाया गया। ये 3 निकाय निम्न हैं: इंटरनेशनल फिनांस कॉर्पोरेशन IFC और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। जब इन तीनों निकायों को भी विश्व बैंक के साथ रखते हैं तब यह विश्व बैंक समूह कहलाता है। अतः विश्व बैंक समूह का अर्थ है IBRD प्लस IDA प्लस IFC प्लस MIGA प्लस ICSID। The World Bank groups consist of 5 different entities, 2 of which make up the World Bank। ये सब मिल करके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की वर्तमान जिम्मेदारी मध्यम आय वाले देशों की लंबी अवधि का ऋण प्रदान करना है। IBRD किसी सदस्य देश को विकास के उद्देश्य से ही ऋण प्रदान कर सकती है। उदाहरण स्वरूप आधारभूत संरचना, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं के उद्देश्य से।
IBRD पर मालिकाना अधिकार इसके 189 सदस्य देशों का है। इसकी स्थापना के दौरान इसकी प्रदत्त पूंजी $14 बिलियन की थी। इसी राशि में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु IBRD ने मध्यम आय वाले देशों को विकास के उद्देश्य से लंबी अवधि का ऋण प्रदान करना प्रारंभ किया। यहाँ ब्याज की दर बाजारी दर के समकक्ष रहती है। 1959 से लेकर अब तक IBRD की शाख क्रेडिट रेटिंग उच्चतम रही है। इसके कारण IBRD अंतर्राष्ट्रीय बाजार से न्यूनतम बाजार दर पर ऋण प्राप्त करती है। वह अन्य सदस्य देशों को इस दर से ऊपर के दर पर ऋण प्रदान करती है। इससे प्राप्त लाभ से वह IDA को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA भी उन्हीं उद्देश्यों से ऋण प्रदान करती है जिन उद्देश्यों से IBRD करती है। अर्थात IDA भी आधारभूत संरचना, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देती है। परंतु IDA अत्यधिक पिछड़े एवं निम्न आय वाले देशों को ही लंबी अवधि का ऋण प्रदान करती है। यहाँ ऋण की परिपक्वता की अवधि 25 वर्षों से 40 वर्षों तक की भी हो सकती है। साथ ही 5 वर्षों से 10 वर्षों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है। ब्याज दर न्यूनतम अथवा शून्य भी हो सकती है। IBRD के कुल 77 सदस्य इस श्रेणी में आते हैं, जिसमें से 39 देश अफ्रीका से हैं। इन देशों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत IDA ही है। भारत IDA का सदस्य तो है, परंतु इससे ऋण प्राप्त करने वाले देशों की सूची से नवंबर 2014 में भारत बाहर हो गया। वर्तमान में ऋण के रूप में IDA से सर्वाधिक राशि बांग्लादेश ने ले रखी है एवं भारत दूसरे स्थान पर है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC यह विश्व बैंक समूह की निवेश संबंधी इकाई इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक के रूप में जानी जाती है। यह सदस्य देशों में निजी निवेश को बढ़ावा देती है। इस उद्देश्य से सदस्य देशों एवं निजी निवेशकों को भी यह प्रोत्साहित करती है। इस निवेश में IFC हिस्सेदारी भी रख सकती है। अतः निवेश एवं हिस्सेदारी के उद्देश्य से IFC एवं स्वयं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बॉन्ड जारी कर ऋण प्राप्त करती है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA ऐसा कोई भी निवेश जिसमें IFC की भूमिका है उसमें MIGA की भी भूमिका होती है। किसी निवेश के संबंध में 2 प्रकार के जोखिम हो सकते हैं: गैर वाणिज्यिक जोखिम व्यापार नॉन कॉमर्शियल, वाणिज्यिक जोखिम व्यापार। वाणिज्यिक जोखिम व्यापार एवं आर्थिक कारकों से संबंधित है। गैर वाणिज्यिक जोखिम आर्थिक एवं व्यापारिक नहीं होते हैं। ये मुख्यतः राजनैतिक होते हैं, जैसे कि जबरन राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, MIGA IFC के प्रोत्साहन पर अथवा IFC के सहयोग से किए गए निवेशों को गैर वाणिज्यिक जोखिमों के प्रति बीमा प्रदान करती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID कोई भी ऐसा निवेश अथवा परियोजना जिसमें विश्व बैंक अथवा इसके किसी अन्य निकाय की भूमिका हो, यदि उसके संदर्भ में 2 या 2 से ज़्यादा सदस्य देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता एवं निपटारा ICSID करती है।
यह सदस्यों के लिए मान्य होता है। नोट: भारत और विश्व बैंक एवं विश्व बैंक समूह का सदस्य रहा है। हालांकि भारत ICSID का सदस्य नहीं है। मसाला बॉन्ड: सामान्यतः जब एक भारतीय कंपनी सामान्य बॉन्ड जारी कर किसी विदेशी स्रोत से ऋण प्राप्त करती है तो उस पर डॉलर के रूप में मूल्य मुद्रित होता है। अतः लिए गए ऋण पर मुद्रा की विनिमय दर के कारण उत्पन्न जोखिम का वहन ऋणी को करना पड़ता है। अर्थात उस भारतीय कंपनी को उस जोखिम का वहन करना पड़ेगा। मसाला बॉन्ड की अवधारणा को सर्वप्रथम IFC ने लागू किया था। इसके अंतर्गत भारत में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IFC मसाला बॉन्ड जारी करती है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऋण प्राप्त करती है। यदि IFC किसी अन्य देश में निवेश के उद्देश्य से ऋण प्राप्त करती है तो इसी तर्ज पर जारी किए गए बॉन्ड को स्थानीय प्रारूप प्रदान करने के लिए वह किसी स्थानीय नाम का प्रयोग करेगी, जैसे जापान के लिए सामुराई बॉन्ड। ऐसे मसाला बॉन्ड का प्रयोग अब भारतीय कंपनियां भी करती हैं। मसाला बॉन्ड सामान्य बॉन्ड से भिन्न होता है जिन पर रुपए के रूप में मूल्य मुद्रित होता है। इन्हें बेचकर अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से ऋण की प्राप्ति डॉलर के रूप में होती है, परंतु विनिमय दर के कारण उत्पन्न जोखिम का भार यहाँ ऋणदाता पर पड़ता है। इस कारण से मसाला बॉन्ड भारतीय कंपनियों में प्रचलित है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत 1945 में की गई थी। इसकी जिम्मेदारियां विश्व बैंक से भिन्न है। IMF में सर्वोच्च निकाय यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर कहलाती है। इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक देश की ओर से एक वैकल्पिक गवर्नर भी होते हैं जो कि उस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते हैं। IMF में किसी भी प्रकार के निर्णय को पारित करने के लिए इसके पक्ष में न्यूनतम 114 देशों का मतदान होना चाहिए एवं कुल मतदान का कम से कम 85% भार इसके पक्ष में होना चाहिए। IMF एक समतामूलक बहुराष्ट्रीय संगठन नहीं है, अतः इस संगठन में विभिन्न देशों के मतदान का भार एक दूसरे से भिन्न होता है। मतदान के भार को निर्धारित करने के लिए एक देश की अर्थव्यवस्था का आकार सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा उस देश से IMF को दिया गया अनुदान भी एक अन्य आधार है। वर्तमान में USA के मतदान का भार 17.43% है, जबकि भारत के मतदान का भार 2.75% है। अतः USA अकेले IMF में किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। IMF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने का है। यह आर्थिक सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। IMF का अन्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना है। पूरे विश्व में एकीकृत लेखांकन प्रणाली को बढ़ावा देना एवं साथ ही अलग अलग देशों की मुद्रा के विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना IMF का उद्देश्य है। चूँकि IMF कई सारे देशों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, ऋण देने की प्रक्रिया में यह किसी एक देश की मुद्रा का प्रयोग नहीं करती है। IMF की अपनी लेखांकन की इकाई है जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट SDR कहते हैं। इसे IMF की मुद्रा भी कहते हैं। चूँकि इसे सभी सदस्य देश स्वीकार करते हैं, यह प्रचलित तौर पर पेपर गोल्ड भी कहलाती है। SDR IMF के ऊपर किसी भी प्रकार का दावा नहीं है, परंतु यह अन्य सभी सदस्य देशों पर दावे का काम करती है। SDR का विनिमय दर
अलग अलग देशों की मुद्रा से तैयार किए गए एक बास्केट पर आधारित है। वर्तमान में इस बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन सम्मिलित हैं। अक्टूबर 2016 को इस बास्केट में चीन की मुद्रा युआन को जोड़ दिया गया था। इस बास्केट में किसी देश की मुद्रा रखने के लिए भी कुछ प्रमुख आधार होते हैं। उस देश का कुल निर्यात, उस देश के विदेशी मुद्रा कोष का आकार, उस देश की देयताएं, उस देश की जीडीपी आदि। भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति में एक देश आईएमएफ से एसडीआर के रूप में ऋण प्राप्त करता है। ऋण की अदायगी में वह देश आईएमएफ को उस बास्केट में रखे गए किसी भी मुद्रा के रूप में कर सकता है। एसडीआर का प्रयोग वर्ष 1969 में से प्रारंभ किया गया। उस दौरान एक एसडीआर एवं $1 का मूल्य 0.888 ग्राम सोने के बराबर था। परंतु जब सोने की तुलना में मुद्रा के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था, जो कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कही जाती है, खत्म हो गई, तब 1973 में एसडीआर के विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से आईएमएफ इस करेंसी बास्केट का प्रयोग करने लगी। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना 1995 में गैट के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एक संगठन नहीं था, बल्कि यह एक समझौता था। इस पर हस्ताक्षर 1947 में किया गया, परंतु यह समझौता 1948 में प्रभावी हुआ। भारत गैट एवं WTO दोनों का ही संस्थापक सदस्य रहा है। गैट का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच बिना किसी गतिरोध के वस्तुओं के व्यापार को सुनिश्चित करना था। जैसे जैसे विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती गईं, विनिर्माण की प्रक्रिया एवं वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया इन देशों में महंगी होती गई। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर हुई, जबकि विनिर्माण की क्रिया का पलायन विकासशील देशों की ओर हुआ। चूँकि गैट बिना किसी गतिरोध के मात्र वस्तु व्यापार को बढ़ावा देता था, यह समझौता विकसित देशों के लिए लाभदायक नहीं रहा। अतः गैट के 8वें एवं अंतिम सम्मेलन में, जो कि उरुग्वे में आयोजित की गई, WTO की स्थापना की परिकल्पना की गई। WTO की संरचना के उद्देश्य से गैट के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल आर्थर ड्रंकेल ने स्थूल रेखाचित्र तैयार किया। इस डंकल प्रस्ताव के आधार पर मराकेश समझौते के अंतर्गत WTO की स्थापना की गई। गैट के अंतिम डायरेक्टर जनरल पीटर सुदरलैंड थे, जो बाद में WTO के पहले डायरेक्टर जनरल बने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक बहुराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियम प्रतिपादित करने का है। यह गैट से भिन्न बिना किसी गतिरोध के न सिर्फ वस्तु व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है, बल्कि सेवाओं के व्यापार को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य रखती है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसमें कुल 164 सदस्य देश हैं। लाइबेरिया 163वां और अफगानिस्तान 164वां। लाइबेरिया एवं अफगानिस्तान को सम्मिलित कर WTO में कुल 36 अत्यधिक पिछड़े सदस्य हैं। अन्य देश विकासशील अथवा विकसित हैं। WTO के डायरेक्टर जनरल गोजी कोंजो ज्वेला हैं।
इन्होंने मार्च 2021 में 7वें डायरेक्टर जनरल के रूप में पद धारण किया है। इस पद को धारण करने वाली वह पहली महिला एवं पहली अफ्रीकन है। WTO के सम्मेलन, जिन्हें मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, सामान्यतः ये 2 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। अब तक WTO के कुल 12 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो चुके हैं। पहला 1996 में सिंगापुर, दूसरा 1998 जिनेवा, तीसरा 1999 सीटल, चौथा 2001 दोहा, पाँचवा 2003 कैनकम, छठा 2005 हांगकांग, सातवां 2009 में जिनेवा में, 11वां जिनेवा में, 13वां बाली में, 15वां नैरोबी में और 2017 में ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में और 2022 में जिनेवा में, को होस्टेड बाय कजाकिस्तान द्वारा के सहयोग से। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून 2022 तक WTO मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन दिसंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन इसे कोविड-19 के ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया। इसका आयोजन 2020 में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में होना था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इस 12वें सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान ने ही की। WTO के महानिदेशक गोजी ओकोंजो इवेला ने कहा, लंबे समय से WTO ने इतनी महत्वपूर्ण संख्या में बहुपक्षीय परिणाम नहीं देखे हैं, क्योंकि लगभग 5 वर्षों में वह भी इस पोस्ट कोविड दुनिया में WTO का यह एकमात्र सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मत्स्य पर सब्सिडी का सीमा निर्धारित करने, कोविड-19 टीकों पर अस्थायी छूट, ई-कॉमर्स व्यापार पर रोक, खाद्य सुरक्षा आदि से संबंधित मुद्दों की एक श्रृंखला पर सदस्यों में सहमति देखी गई। अगले 4 वर्षों के लिए अवैध, गैर सूचित और अनियमित मत्स्य पर हानिकारक सब्सिडी को रोकने के लिए एक बहुपक्षीय समझौता किया गया। यह वैश्विक स्तर पर सतत मत्स्य को परिरक्षित करेगा। सदस्यों ने 5 साल के लिए कोविड-19 टीकों पर बौद्धिक संपदा पेटेंट अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की। अब पेटेंट धारक को सहमति के बिना भी देश घरेलू स्तर पर इनका निर्माण कर सकते हैं। वैश्विक खाद्य उत्पादन में कमी और युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों के आलोक में सभी सदस्य देश मानवीय उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा खरीदे गए खाद्य उत्पादों को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने संबंधी एक बाध्यकारी निर्णय पर सहमत हुए। हालांकि घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए देशों को वैश्विक खाद्य आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की अनुमति होगी। भारत की मांग थी कि विश्व व्यापार संगठन को विशेष रूप से विकासशील और गरीब देशों में गरीब नागरिकों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के उद्देश्य से सरकार द्वारा समर्थित खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी नियमों पर फिर से बातचीत करनी चाहिए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन से ई-कॉमर्स लेन देन पर सीमा शुल्क के विस्तार की समीक्षा करने के लिए कहा है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में डिजिटल व्यापार शामिल है। हालांकि सभी सदस्य
अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन या 31 मार्च 2024 जो भी पहले आए तक ई कॉमर्स पर सीमा शुल्क की विस्तार पर लंबे समय से जारी रोक को बनाए रखने पर सहमत हुए। भारत डब्ल्यूटीओ सुधारों के लिए मुखर रहा है। सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि की, जो कि विचार विमर्श से लेकर बातचीत निगरानी तक अपने सभी कार्यों में सुधार के लिए एक खुली और समावेशी प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता है। विशेष रूप से उन्होंने 2024 तक सभी सदस्यों के लिए एक अच्छी तरह से काम कर रहे विवाद निपटान प्रणाली को सुलभ बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। सम्मेलन में भाग लेने वाले वाणिज्य एवं उद्योग और भारत के उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत परिणामों से 100% संतुष्ट है और मैं किसी चिंता के साथ भारत नहीं लौट रहा हूँ। यहाँ उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूटीओ के सम्मेलन में निरंतर उठ रहे विवादों के कारण एवं सदस्यों के बीच आम सहमति की अनुपस्थिति के कारण व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बहुराष्ट्रीय संगठन के रूप में इसका महत्व निरंतर कम हुआ है। अंदर ही अंदर यह संगठन 3 अलग अलग विरोधी गुटों में विभाजित हो चुका है। अविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश अलग अलग देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों एवं क्षेत्रीय समझौतों के कारण भी इस बहुराष्ट्रीय संगठन का महत्व कम हुआ है। डब्ल्यूटीओ व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैरिफ एंड नॉन टैरिफ दोनों ही प्रकार की बाधाओं को खत्म करने का उद्देश्य रखती है, परंतु अलग अलग देशों की आर्थिक आवश्यकताएं एवं समस्याओं के भिन्न होने के कारण डब्ल्यूटीओ सभी सदस्य देशों के लिए एक समान नियम प्रतिपादित नहीं कर सकता। प्राशुल्क एवं गैर प्राशुल्क अवरोध। विश्व व्यापार में आयात व निर्यात को शुल्क पर आधारित एवं गैर शुल्क आधारित बाधाएं प्रभावित करती हैं। टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स किसी वस्तु के आयात व निर्यात पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से आयात एवं निर्यात शुल्क लागू कर दिए जाएं अथवा मौजूदा शुल्क की दर को बढ़ा दिया जाए तो ये व्यापार को प्रभावित करने वाले शुल्क पर आधारित बाधाएं कहलाएंगी। इसके विपरीत कुछ ऐसी बाधाएं अथवा गतिरोध भी देखे जा सकते हैं जो कि शुल्क पर आधारित नहीं होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होते हैं। पहला मात्रात्मक गतिरोध, दूसरा सामाजिक गतिरोध, तीसरा पर्यावरणीय गतिरोध। मात्रात्मक गतिरोध इसके अंतर्गत एक देश किसी अन्य देश से होने वाले आयात पर मात्रात्मक परिसीमन लागू कर देता है। इसके तहत एक निश्चित मात्रा से अधिक उस वस्तु का आयात उस देश से संभव नहीं होता है। सामाजिक गतिरोध इसके अंतर्गत किसी सामाजिक आधार पर किसी वस्तु अथवा सेवा के आयात पर बाधाएं उत्पन्न अथवा प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं, जैसे उत्पादन की प्रक्रिया में बाल श्रम का प्रयोग। इसी कारण भदोही का कारपेट यूरोप व अमेरिका नहीं लेता है। पर्यावरणीय गतिरोध इसके अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में पर्यावरण पर हो रहे दुष्प्रभाव के आधार पर आयात पर प्रतिबंध अथवा बाधाएं लागू की जाती हैं, जैसे कि प्रदूषण आदि के आधार पर। स्वास्थ्य अथवा स्वच्छता जैसे अन्य कोई भी आधार जो कि शुल्क पर आधारित नहीं होते,
परंतु व्यापार हेतु गतिरोध उत्पन्न करते हैं। गैर शुल्क बाधाओं की श्रेणी में आते हैं। WTO शुल्क एवं गैर शुल्क दोनों ही प्रकार की बाधाओं को खत्म कर वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस MFN WTO के नियमों के अंतर्गत यह एक दर्जा अथवा परिस्थिति है, मतलब स्टेटस है, परिस्थिति है, जो कि WTO के सदस्य देश अन्य सदस्यों को प्रदान करते हैं। यह दर्जा सुनिश्चित करता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार में एक सदस्य देश किसी अन्य सदस्य देशों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। अतः ऐसे समझौतों के अंतर्गत दो या दो से ज़्यादा देश आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया में अन्य देशों की तुलना में एक दूसरे के लिए सीमा शुल्क कम कर सकते हैं। राशिपातन विरोधी शुल्क WTO व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क दोनों ही प्रकार के गतिरोध को कम करने का उद्देश्य रखता है। इन्हीं नियमों के अंतर्गत एक सदस्य देश किसी अन्य सदस्य देश से होने वाले आयात पर विशेष परिस्थितियों में राशिपतन विरोधी शुल्क लागू कर सकता है। यदि किसी वस्तु का निर्यात किसी सदस्य देश में एक ऐसे दर पर हो जो कि उत्पादन के व्यय से भी कम अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वस्तु के उचित मूल्य से भी कम हो, तो इससे आयातक देश का घरेलू उत्पादन प्रभावित होता है। अतः घरेलू अर्थव्यवस्था एवं उत्पादकों के संरक्षण के उद्देश्य से आयातक देश उस आयात पर राशि पतन विरोधी शुल्क लागू कर सकता है, परंतु आयातक देश को यह प्रमाणित करना होता है कि ऐसे आयात से उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस शुल्क को तभी लागू किया जा सकता है जब आयात की गई वस्तु की मात्रा उस देश में उसी वस्तु के कुल उत्पादन का 1% या उससे अधिक हो। अतिरिक्त सीमा शुल्क काउंटर वेलिंग ड्यूटी घरेलू परिधान या समर्थन अथवा निर्यात पर दिए जाने वाले परिधान के कारण किसी देश के निर्यातकों को अन्य देशों के उत्पादकों की तुलना में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इस परिधान से प्राप्त लाभ के कारण किसी वस्तु का निर्यात सस्ते दर पर किया जा सकता है। इससे आयातक देश के उत्पादन प्रभावित होते हैं। यह विश्व व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे आयातों पर आयातक देश अतिरिक्त सीमा शुल्क लागू कर सकता है। यह शुल्क उन्हीं देशों में होने वाले आयात पर लागू किया जा सकता है जिनका विश्व व्यापार में कम से कम 3% से ज़्यादा योगदान हो। दोहा डेवलपमेंटल राउंड गैट के आखिरी अथवा उरुग्वे सम्मेलन में वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे, जिन्हें WTO की स्थापना के उपरांत WTO के प्रमुख मुद्दों के रूप में स्वीकारा गया। ये प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस नामा, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी कि AOA यह समझौता कृषि उत्पाद के व्यापार को बिना किसी गतिरोध के बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया। चूँकि 6 वर्षों में इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका, 2001 में इस समझौते को औपचारिक रूप से दोहा सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। इस समझौते के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला घरेलू समर्थन, दूसरा बाजारी अनुमति, तीसरा निर्यात सहायकी। इन 3 मुद्दों में से पहला एवं आखिरी मुद्दा विश्व व्यापार में किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से उठाए गए थे।
चूँकि ये कृषि क्षेत्र में प्रदान किए गए परिधान से संबंधित है। ये आयात एवं निर्यात को प्रभावित करते हैं। दूसरा मुद्दा कृषि व्यापार के संदर्भ में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया था। घरेलू समर्थन, डोमेस्टिक सपोर्ट, सरकार द्वारा किसानों को दिए गए उस सहायकी को कहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्यात से संबंधित नहीं होते। यह उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया में दिए जाने वाले सहायकी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी इसी के अंतर्गत आती है। निर्यात सहायकी वैसे परिधान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्यात को बढ़ावा देने एवं निर्यात की दर को सस्ता रखने के उद्देश्य से दी जाती है। बाजारी अनुमति, मार्केट एक्सेस, कृषि उत्पादों के आयात पर लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क को कम करने का उद्देश्य रखती है, जिससे बिना किसी गतिरोध के एक सदस्य देश कृषि उत्पादों का निर्यात किसी अन्य सदस्य देश को कर सके। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले परिधानों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ब्लू बॉक्स सब्सिडी, दूसरा एम्बर बॉक्स सब्सिडी, तीसरा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन को कम रखने के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं। एक कृषि उत्पादक को अपने पूर्ण क्षमता से कम उत्पादन का निर्देश दिया जाता है। इससे होने वाली क्षति की पूर्ति परिधान के रूप में सरकार करती है। चूँकि ऐसे परिधान कुछ ही देश प्रदान करते हैं, यह एक गंभीर समस्या नहीं है, परंतु यह भी व्यापार को प्रभावित करते हैं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी व्यापार को सर्वाधिक प्रभावित करता है। उत्पादन अथवा निर्यात की प्रक्रिया में किसानों को दिए गए किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिधान इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में दिए गए परिधान को पूर्णतः खत्म करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कृषि क्षेत्र में रेड बॉक्स सब्सिडी की अवधारणा नहीं है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक निश्चित दर मिनिमाइज लेवल तक कम किया जाना था। विकसित देशों के लिए इस परिधान को कम कर कुल कृषि के उत्पादन के मूल्य के 5% तक लाना 5% तक लाना है, जबकि विकासशील देशों के लिए इसे घटाकर 10% तक लाना है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वैसे परिधान हैं जो जारी रह सकते हैं क्योंकि यह व्यापार को न्यूनतम प्रभावित करता है, जैसे कृषि अनुसंधान के उद्देश्य से दिया गया परिधान। नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस नामा एक समझौते के रूप में नामा वैसे वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है जो एओए का हिस्सा नहीं है। खनिज पदार्थ, कच्चा तेल, विनिर्मित वस्तुएं इत्यादि के आयात एवं निर्यात इसमें शामिल हैं। इसके अंतर्गत सभी सदस्य देशों को एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान करना है। प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क गतिरोध के रूप में किसी भी सदस्य के प्रति व्यापार से संबंधित भेदभाव को कम करना है। तीसरा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स। यह समझौता सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया। यह डब्ल्यूटीओ को गैट से भिन्न बनाता है। इसके अंतर्गत MFN दर्जे के साथ साथ नेशनल ट्रीटमेंट की अवधारणा भी लाई गई। यह अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि किसी देश में कार्यरत सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी को उस देश की घरेलू कंपनियों के समकक्ष रखा जाए।
दोनों के साथ समान व्यवहार हो तथा दोनों के लिए नियम भी समान रहे। यह व्यक्ति के आवागमन को भी बिना किसी गतिरोध के सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। नोट: गेट्स की अंतर्गत बिना किसी गतिरोध के सेवाओं का व्यापार तो सुनिश्चित किया गया, परंतु सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशासनिक सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया। बाली समिट बाली सम्मेलन के दौरान दोहा एजेंडे से ही उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। ये मुद्दे निम्नलिखित हैं: खाद्य सुरक्षा, व्यापार से संबंधित सुविधाएं, अविकसित देशों के लिए सहायता। खाद्य सुरक्षा: एओए के अंतर्गत जिन प्रमुख मुद्दों पर विवाद था उनमें से एक विवाद खाद्य सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनाज के भंडारण से भी संबंधित था। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया भंडारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है, अतः यह भंडारण कुल उत्पादन के एक निश्चित अनुपात से ज़्यादा नहीं हो सकता। नियमों के अनुसार कुल उत्पादन के मूल्य के 10% से ज़्यादा के मूल्य के अनाज का भंडारण ऐसे उद्देश्यों से नहीं किया जा सकता। यहाँ मुख्य विवाद यह है कि कुल उत्पादन का मूल्य वर्ष 1986 से 88 के औसत मूल्य पर तय होता है, जबकि किए गए भंडारण का मूल्य उसी वर्ष के वर्तमान वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तय होता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने से भारत भंडारण के इस परिसीमन को पार कर गया, अतः इस अधिनियम को चुनौती दी जा रही है। भारत एवं अन्य विकासशील देश इस नियम का विरोध करते हुए इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार घरेलू आवश्यकताएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत की यह मांग है कि कुल उत्पादन के मूल्य को तय करने हेतु विगत 3 वर्षों के औसत मूल्य को आधार बनाया जाए। चूँकि इस विवाद पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका, अनिश्चित समय के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनी एवं यह तय किया गया कि जब तक अंतिम निर्णय न लिया जा सके डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को चुनौती नहीं दी जाएगी। व्यापार से संबंधित सुविधाएं, ट्रेड फैसिलिटेशन, यह ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का ही एक प्रारूप है। यह मुद्दा विकसित देशों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अंतर्गत नामा एवं गैट्स के संदर्भ में निवेश से संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। विकसित देशों के अनुसार विकासशील देशों में आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की कमी एवं जटिल नियम निवेश को प्रभावित कर रहे हैं। जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, संचार एवं यातायात की सुविधाओं में कमी, पर्यावरण से संबंधित कानून, श्रम कानून, कर कानून इत्यादि की जटिल होने के कारण निवेश प्रभावित हो रहा है। अतः उनकी मांग थी कि समयबद्ध तरीके से इन जटिलताओं को दूर किया जाए एवं यह समय सीमा विकासशील देशों के ऊपर डब्ल्यूटीओ के नियमों के माध्यम से अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। भारत जैसे विकासशील देश इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वचनबद्ध तो है, परंतु समयबद्ध तरीके से इन्हें लागू करने का विरोध करते रहे हैं। अविकसित देशों के लिए सहायता, विश्व की जनसंख्या में अविकसित देशों का योगदान 12% है, जबकि विश्व के जीडीपी में इनका योगदान मात्र 2% है। अविकसित देशों का यह मानना है कि डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के कारण इन्हें भी किसी भी प्रकार का विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इनकी अर्थव्यवस्था मात्र एक बाजार के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये प्राथमिक वस्तुओं का एवं विनिर्मित वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। इससे इनका घरेलू उत्पादन प्रभावित होता रहता है। अतः अविकसित देशों में 2 प्रमुख मांग रखें
रखें। इनके द्वारा किए गए निर्यात पर अन्य सदस्य देश शून्य आयात शुल्क लागू करें। इन देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात को अन्य सदस्य देश वरीयता दें। पहली मांग 15 वर्षों के लिए स्वीकार कर ली गई, जबकि दूसरी मांग पर आम सहमति नहीं बन पाई। नैरोबी सम्मेलन दिसंबर 2015 में संपन्न हुआ। इनके अंतर्गत पुनः मुद्दों को उठाया गया। खाद्यान्न निर्यात पर प्रदान किए जाने वाले परिदान, खाद्य सुरक्षा एवं विशेष संरक्षण की व्यवस्था, अविकसित देशों से कपास का निर्यात, अविकसित देशों में उत्पादित विनिर्मित वस्तुओं को वरीयता, खाद्यान्न निर्यात पर प्रदान किए जाने वाले परिदान, खाद्य सुरक्षा एवं विशेष संरक्षण की व्यवस्था, कृषि उत्पादों के निर्यात पर दिए जाने वाले परिदान विश्व व्यापार को प्रभावित करते रहे हैं। अमेरिका एवं यूरोपीय संघ सम्मिलित रूप से प्रति वर्ष कृषि क्षेत्र में कुल $380 बिलियन का परिदान प्रदान करते हैं। इसमें निर्यात पर दिया जाने वाला परिदान भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः नैरोबी सम्मेलन में विकसित देशों के लिए तत्कालीन रूप से निर्यात सहायकी को खत्म करने का निर्णय लिया गया एवं विकासशील देशों को इसे वर्ष 2018 तक खत्म करने के लिए कहा गया। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से किए गए भंडारण के संबंध से अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका, अतः इस मुद्दे को अगले सम्मेलन के लिए टाल दिया गया। विकासशील देशों की यह मांग रही है कि घरेलू खाद्यान्न उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अतिरिक्त शुल्क लागू करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो। अतः विशेष संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत यह तय किया गया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के मूल्य में अकस्मात गिरावट आए, तब ऐसी स्थिति में विकासशील देश ऐसे आयात पर अतिरिक्त शुल्क लागू कर सकते हैं। अविकसित देशों से कपास का निर्यात। वर्ष 2003 में बेनिन, बुर्किना फासो, माली एवं चाड नाम के 4 अफ्रीकी देशों ने कॉटन 4 नामक समूह गठित किया। ये वह अफ्रीकी देश हैं जहां कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, परंतु प्रतिस्पर्धा के कारण इन देशों से कपास का निर्यात निम्न रहता है। नैरोबी सम्मेलन में इन देशों ने इस मुद्दे को पुनः उठाया। इन देशों से कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि विकसित देश अपने देशों से होने वाले कपास के निर्यात पर सहायकी को तत्कालीन रूप से शून्य करें एवं विकासशील देश 1 जनवरी 2017 तक इस सहायकी को शून्य करें। विकसित देश अविकसित देशों से कपास के आयात पर भी शून्य सीमा शुल्क लागू करेंगे, जबकि विकासशील देशों के लिए यह वैकल्पिक होगा। अविकसित देशों में उत्पादित विनिर्मित वस्तुओं को वरीयता। बाली सम्मेलन में अविकसित देशों में उत्पादित विनिर्मित वस्तुओं को वरीयता की मांग पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। मुख्य समस्या यह थी कि एक वस्तु के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न हिस्से अलग अलग देशों में विनिर्मित होते हैं एवं अंततः किसी एक देश में अंतिम उत्पादित वस्तु के रूप में इनका निर्माण होता है। अतः किस प्रकार की विनिर्मित वस्तु को एक अविकसित देश के उत्पादन के रूप में देखा जाए,
यह तय करना कठिन हो जाता है। अतः नैरोबी सम्मेलन में यह तय किया गया कि यदि किसी विनिर्मित वस्तु के अंतिम मूल्य का कम से कम 25% हिस्सा भी एक अविकसित देश में उत्पादित हुआ हो, तब यह वस्तु उस अविकसित देश का उत्पाद कहलाएगी। अन्य सदस्य देश ऐसे वस्तुओं के आयात पर अविकसित देश को वरीयता देंगे। नोट: रूल ऑफ ओरिजिन। किसी विनिर्मित वस्तु के मूल्य का कम से कम 25% हिस्सा यदि किसी देश में उत्पादित हो, तभी वह उस देश की वस्तु कहलाएगी। यह असफल रहा। ब्यूनोस एयर्स राउंड, यह असफल रहा। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। निवेश एवं व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ WTO वैसे बौद्धिक संपदाओं को भी संरक्षण प्रदान करता है जो कि मानव मस्तिष्क के उपज हैं, नवीन हैं, असामान्य हैं एवं जिनकी वाणिज्यिक उपयोगिता है। इन बौद्धिक संपदाओं को संरक्षण ट्रिप्स कानून के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। पेटेंट से शुरू करते हैं। पेटेंट क्या होता है? ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत पेटेंट एक प्रकार का एक अधिकार है जो किसी वस्तु, प्रौद्योगिकी, रसायन, दवा इत्यादि के आविष्कारक को प्रदान किया जाता है। यह अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब वह आविष्कार पूर्णतः नवीन हो, असामान्य हो एवं उसकी वाणिज्यिक उपयोगिता हो। यह अधिकार 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इन 20 वर्षों के दौरान कोई भी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय उस वस्तु का उत्पादन पेटेंट धारक की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। WTO के नियमों के अंतर्गत सभी सदस्य देशों को पेटेंट अधिकार के संदर्भ में स्थानीय कानून पारित करना होता है। 2005 से पूर्व किसी वस्तु के उत्पादन के विधि पर पेटेंट अधिकार प्रदान किया जाता था, परंतु नियमों के अनुसार 2005 से सभी सदस्य देशों को अंतिम उत्पादित वस्तु पर यह अधिकार प्रदान करना होता है। यद्यपि पेटेंट का अधिकार अनुसंधान पर किए गए व्यय को वापस प्राप्त करने के लिए एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। यह विकसित देशों के लिए एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने लाभ को बढ़ाने का एक साधन बन जाता है। जब ऐसे अधिकार जीवन रक्षक दवाओं पर प्राप्त कर लिए जाते हैं, तब अविकसित एवं विकासशील देशों के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। महंगी दवाएं सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। पेटेंट अधिकार के 20 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही उस आविष्कार में आंशिक परिवर्तन कर पेटेंट का अधिकार दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को एवरग्रीनिंग कहते हैं। अतः अविकसित एवं विकासशील देशों में पेटेंट अधिकार का उल्लंघन होता रहा है। भारत में भी किसी अनिवार्य वस्तु के स्थानीय उत्पादन के उद्देश्य से अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान है। साथ ही भारत में एवरग्रीनिंग का प्रावधान नहीं है। ट्रेडमार्क, यह भी एक बौद्धिक संपदा है एवं इसे भी ट्रिप्स कानून के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाता है। ट्रेडमार्क एक चिन्ह अथवा लोगो के रूप में होते हैं जो कि एक कंपनी के पहचान के रूप में देखे जाते हैं। इसका वाणिज्यिक प्रयोग वह कंपनी ही कर सकती है जिसके पास उस ट्रेडमार्क पर अधिकार हो। ट्रेडमार्क पर अधिकार 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है
एवं बार बार इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। कोई भी अन्य कंपनी अथवा व्यक्ति उस ट्रेडमार्क का वाणिज्यिक प्रयोग नहीं कर सकते। कॉपीराइट कॉपीराइट भी ट्रिप्स कानून के अंतर्गत प्रदान किया गया एक अधिकार है जो कि प्रकाशित लेखनियों, संगीत, गीत, सॉफ्टवेयर इत्यादि पर प्रदान किए जाते हैं। कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना इन्हें पुनः प्रकाशित करना वर्जित होता है। यह अधिकार लेखक के जीवन काल तक एवं उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी को 60 वर्ष तक प्राप्त हो सकता है। ट्रेड सीक्रेट किसी व्यापार में उत्पादन, वितरण, प्रचार प्रसार तथा बिकवाली की प्रक्रिया ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत आती है। ये वैसी गोपनीय विधियां हैं जिससे एक व्यापारी अपना उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाता है, अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में सक्षम वितरण, प्रचार एवं प्रसार करता है। ऐसी गोपनीय विधियां भी ट्रिप्स कानून के अंतर्गत आती हैं जिन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऐसे वस्तु जिनमें एक विशिष्ट खूबी अथवा खासियत विद्यमान हो। यह गुण किसी आविष्कार अथवा खोज के कारण नहीं बल्कि भौगोलिक एवं स्थानीय कारकों जैसे कि जलवायु, मृदा, स्थानीय कारीगर इत्यादि के कारण हो। तब ऐसे वस्तुओं पर पेटेंट का अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन वस्तुओं के ऊपर जीआई मार्क मुद्रित होता है। उदाहरण स्वरूप बनारसी साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल, तिरुपति लड्डू, कुर्ग कॉफ़ी, बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, फ्रांसीसी शराब इत्यादि। ऐसे वस्तुओं के साथ एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम जुड़ा होता है, अतः किसी अन्य क्षेत्र में उत्पादित उसी वस्तु के साथ वह नाम नहीं जोड़ा जा सकता है।